आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जहां एक लेखक अपनी सबसे बड़ी ताकत को ही चुनौती देता है। हाँ। हॉली जैक्सन, जिन्हें लाखों पाठक उनकी जबरदस्त यंग अडल्ट सीरीज अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर के लिए जानते हैं, अब अडल्ट थ्रिलर की दुनिया में कदम रख रही हैं। अपनी नई किताब नॉट क्वाइट डेड येट के साथ। हाँ, और हमारे पास इस किताब का एक काफी दिलचस्प विश्लेषण है और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक सुपरस्टार YA लेखक का ये बड़ा दांव सफल होता है। ये सवाल ही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। जब कोई लेखक अपनी एक कामयाब पहचान बना लेता है तो उससे बाहर निकलना बहुत बड़ा खतरा होता है। बिल्कुल। यंग एडल्ट थ्रिलर में देखिए एक तरह का आशावाद होता है, एक साफ नायक होता है, लेकिन एडल्ट थ्रिलर की दुनिया ज्यादा अंधेरी होती है, ज्यादा जटिल। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या हॉली जैक्सन का लिखने का अंदाज इस नई ज्यादा बेरहम दुनिया में भी उतना ही असरदार है। बिल्कुल। इसकी शुरुआत तो बड़े धमाकेदार तरीके से होती है। कहानी का जो आधार है वो ही किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता है। हाँ, उसका आधार बहुत मजबूत है। सोचिए, एक लड़की पर जानलेवा हमला होता है, वो किसी तरह बच जाती है और अस्पताल में डॉक्टर उसे एक ऐसी खबर देते हैं जो किसी भी इंसान की दुनिया हिला देगी। खबर यह है कि हमले की वजह से उसकी खोपड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा टूट गया है। अच्छा। और अब वो उसके दिमाग की एक नस पर टिका हुआ है। वो टुकड़ा कभी भी गिर सकता है, नस कट सकती है और उसकी मौत हो सकती है। और डॉक्टरों के मुताबिक इसके पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन हैं। सिर्फ 1 हफ्ता? वाह। मतलब पुलिस और जासूसों को छोड़कर मरने वाला इंसान खुद ही अपनी फाइल पर काम कर रहा है। हाँ, ये तो कमाल का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ एक और मोड़ है। उसे एक विकल्प दिया जाता है, एक बेहद खतरनाक सर्जरी जिसमें बचने की उम्मीद लगभग 0 है, और वो मना कर देती है। और उसका यही फैसला कहानी को असल रफ्तार देता है। और वो कहती है, अगर मरना ही है तो मैं ये जानकर मरूंगी कि मुझे मारने की कोशिश किसने की। और यहीं से उल्टी गिनती शुरू होती है। दिन 1, दिन 2। और ये सिर्फ कहानी का एक हिस्सा नहीं है, लेखिका ने समय को ही एक तरह से कहानी का एक विलन बना दिया है, जो लगातार मुख्य पात्र के पीछे पड़ा है और पाठक के दिल की धड़कन भी बढ़ाता रहता है। ये उल्टी गिनती का आइडिया सुनने में तो बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन क्या लेखिका इसे पूरी किताब में बनाए रख पाती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। विश्लेषण के मुताबिक ये तरीका ज्यादातर काम करता है। हर दिन के साथ तनाव बढ़ता है, ये कहानी को भटकने से रोकता है। लेकिन कहानी का असली दांव इसकी मुख्य पात्र है, 27 साल की जेट मेसन। और यहीं पर हॉली जैक्सन ने सबसे बड़ा जुआ खेला है। अच्छा, वो कैसे? मतलब एक हीरोइन जो अपनी मौत से पहले अपने कातिल को ढूंढ रही है, उसमें जुआ क्या हो सकता है? जुआ ये है कि जेट मेसन कोई बेचारी सीधी सादी लड़की नहीं है। ओके। विश्लेषण में उसे मुंहफट मतलब परस्त और साफ शब्दों में एक एंटी हीरो बताया गया है। एंटी हीरो? हाँ, वो किसी की हमदर्दी नहीं चाहती। उसे जब पता चलता है कि वो मरने वाली है तो वो डरने या रोने की बजाय आजाद महसूस करती है। आजाद? ये तो काफी अलग है। उसे लगता है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो सामाजिक नियमों की परवाह करना छोड़ देती है। तो मतलब हमें एक ऐसी हीरोइन से मिलवाया जा रहा है जिसे शायद हम पसंद ही ना करें। शायद। ये तो काफी अनोखा कदम है, खासकर एक ऐसे लेखक के लिए जिनकी पिछली हीरोइन पिपा फिट्जमोबी इतनी पसंद की गई थी। बिल्कुल, और यही इस किताब का सबसे साहसी और सबसे अडल्ट पहलू है। हॉली जैक्सन कह रही हैं कि आपको मेरे हीरो को पसंद करने की जरूरत नहीं है, बस आप उसकी कहानी से नजरें नहीं हटा पाएंगे। हाँ बिल्कुल। जेट का जो व्यंग और डार्क होमर है वो सिर्फ मजेदार डायलॉग नहीं है, वो उसका कवच है। कवच मतलब? बिल्कुल, वो अपनी मौत का मजाक उड़ाकर उस पर काबू पाने की कोशिश करती है। ये एक क्लासिक मनोवैज्ञानिक बचाव का तरीका है। लेकिन क्या ये तरीका कुछ ज्यादा ही दूर नहीं चला जाता? मेरा मतलब है, अगर पाठक मुख्य पात्र से कोई जुड़ाव ही महसूस ना कर पाए तो क्या वो कहानी की परवाह करेगा? ये खतरा तो है, और विश्लेषण में ये साफ कहा गया है कि जेट का किरदार पाठकों को 2 हिस्सों में बांट सकता है। जिन्हें एक आदर्श हीरोइन चाहिए, उन्हें वो बहुत स्वार्थी लग सकती है। लेकिन यहीं पर एक गहरा सवाल उठता है। क्या एक मुख्य पात्र का दिलचस्प होने के लिए उसका पसंद किया जाना जरूरी है, या फिर अगर हम खुद को उसकी जगह रखें? हमारे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन है, तो क्या हम भी थोड़े स्वार्थी नहीं हो जाएंगे? शायद तब दुनिया को खुश करने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो इस सफर में क्या वो अकेली है? नहीं, उसका साथ देता है उसका बचपन का दोस्त बिली। वो शायद अकेला ऐसा इंसान है जिस पर जेट भरोसा करती है। अच्छा, तो एक सपोर्ट सिस्टम है। हाँ, बिली का किरदार एक तरह से संतुलन का काम करता है, जो जेट के कठोर स्वभाव को थोड़ा नरम करता है। तो ये एंटी हीरो अपनी जांच करने निकलती है और यहीं से शक का दायरा भी बनना शुरू होता है।
एनिया, क्योंकि कातिल कोई भारी नहीं बल्कि उसके अपने ही परिवार में से कोई है, हमेशा की तरह। हाँ, और ये कहानी को एक क्लासिक बंद कमरे का रहस्य जैसा माहौल देता है। संदिग्धों की लिस्ट छोटी है, उसका अमीर परिवार, जैसे कि उसका बड़ा भाई ल्यूक, जी। उसकी भाभी सोफिया जो कभी जेट की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, ओह, और उसके माता पिता जिनके अपने राज हैं। हर किसी के पास जेट पर हमला करने की कोई ना कोई वजह है, पैसा, बदला या कोई राज। यहीं पर मुझे एक संभावित समस्या नजर आती है जिसका जिक्र विश्लेषण में भी है। जब रहस्य एक अमीर आपस में झगड़ते हुए परिवार के इर्द गिर्द घूमता है तो कहानी के एक थ्रिलर से एक फैमिली ड्रामा में बदलने का खतरा होता है। क्या ऐसा होता है? ये इस किताब का सबसे विवादित पहलू है। विश्लेषण कहता है कि कई बार ऐसा लगता है कि फोकस हत्या के रहस्य से हटकर परिवार के आपसी झगड़ों पर ज्यादा चला जाता है। लेकिन क्या ये एक भटकाव नहीं है? अगर कोई थ्रिलर पढ़ने बैठा है और उसे काफी देर तक पारिवारिक झगड़े पढ़ने को मिलें, तो क्या वो निराश नहीं होगा? मुझे तो लगेगा कि रफ्तार धीमी पड़ गई। और ये एक बहुत जायज आलोचना है। कुछ पाठकों को ये यकीनन बोरिंग लग सकता है। तो फिर? लेकिन अगर हम इसे दूसरे नजरिए से देखें तो शायद जैक्सन का तर्क ये है कि असली थ्रिलर किसी बाहरी दुश्मन में नहीं बल्कि हमारे अपने घरों के अंदर होता है। मतलब उन झगड़ों को समझे बिना रहस्य सुलझ ही नहीं सकता। बिल्कुल। शायद ये कहानी कहने का ज्यादा जटिल और एडल्ट तरीका है जो कुछ लोगों को पसंद आएगा और कुछ को नहीं। ठीक है, तो इन सभी अच्छी और बुरी बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरकार ये किताब कहाँ खड़ी होती है? कुल मिलाकर विश्लेषण का निष्कर्ष क्या है? कुल मिलाकर यह एक बहुत ही मजबूत लेकिन शायद हर किसी के लिए नहीं ऐसी किताब है। अच्छा, तो इसकी मजबूत कड़ियां क्या हैं? सबसे पहले तो इसका अनोखा कॉन्सेप्ट, मरने से पहले अपनी हत्या की जांच। ये आपको पहले पन्ने से ही पकड़ लेता है। दूसरा शायद इसका डार्क ह्यूमर होगा जो जेट के किरदार से आता है। हाँ, और तीसरा है इसकी तेज रफ्तार जो उल्टी गिनती की वजह से बनी रहती है। आप हमेशा महसूस करते हैं कि समय हाथ से निकल रहा है। और चौथा है हॉली जैक्सन का लिखने का वो खास अंदाज। वो रहस्य को परत दर परत खोलने में माहिर है और ये हुनर यहाँ भी साफ दिखता है। और अगर हम कमजोरियों की बात करें तो जैसा हमने चर्चा की, सबसे पहले जेट का किरदार। हाँ, जो कुछ पाठकों को बहुत ज्यादा नापसंद आ सकता है। दूसरा, पारिवारिक ड्रामा का रहस्य पर हावी हो जाना। और तीसरी कौन सी कमी है? तीसरी कमी जो कुछ पाठकों ने महसूस की वो है इसका क्लाइमैक्स। ट्विस्ट अच्छे हैं और कातिल की पहचान चौंकाने वाली है, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि अंत तक जो उम्मीदें बनती हैं शायद क्लाइमैक्स उतना संतोषजनक नहीं है। ऐसा महसूस हो सकता है कि सफर मंजिल से ज्यादा रोमांचक था। तो इन सब को मिलाकर अंतिम फैसला क्या है? रेटिंग क्या है? इसे एक बहुत मजबूत वन टाइम रीड माना गया है, लगभग 4 स्टार के लायक। ये एक ऐसी किताब है जिसे आप शायद एक ही बैठक में खत्म करना चाहेंगे। खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें तेज रफ्तार थ्रिलर, पारिवारिक राज और ग्रे शेड वाले किरदार पसंद है। उनके लिए ये एक मजेदार अनुभव होगा। तो हम अपनी शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या हॉली जैक्सन एक यंग अडल्ट लेखक से एक सफल अडल्ट थ्रिलर लेखक बन पाई हैं? ऐसा लगता है कि जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। देखिए, ये किताब अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर जितनी बेहतरीन शायद ना हो, लेकिन ये उम्मीद करना भी शायद गलत है। सही बात है। जब कोई लेखक अपनी शैली बदलता है तो उसे एक नए पैमाने पर देखना चाहिए। ये किताब दिखाती है कि जैक्सन के पास वो सारे गुण हैं जो एक बेहतरीन अडल्ट थ्रिलर लेखक में होने चाहिए। ये भी एक दिलचस्प बात है। क्या हम किसी लेखक की तुलना हमेशा उसके सबसे सफल काम से करते हैं या हर नई किताब को एक नए नजरिए से देखना चाहिए? बिल्कुल। शायद इस किताब की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये हॉली जैक्सन के अपने ही बनाए हुए ऊंचे मायार से मुकाबला कर रही है। सही। और ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। ये किताब सिर्फ एक रहस्य नहीं सुलझाती, बल्कि हमें इंसान के स्वभाव के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा। जब जेड मैसन को पता चलता है कि उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है तो वो ज्यादा स्वार्थी, ज्यादा बेपरवाह हो जाती है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि उसका एंटी हीरो बन जाना ज्यादा यथार्थवादी है? शायद हम सब अपने अंदर एक जेड मैसन को छिपाए हुए हैं जो बस एक मजबूत कारण का इंतजार कर रही है बाहर आने के लिए। यही इस किताब का सबसे गहरा सवाल है। क्या नैतिकता की सीमाएं तब धुंधली हो जाती हैं जब अंत निश्चित हो? जब आपको पता हो कि आपको अपने किए का कोई नतीजा नहीं भुगतना पड़ेगा, तो क्या आप भी अच्छे बने रहेंगे? ये किताब खत्म हो जाती है, लेकिन ये सवाल पाठक के दिमाग में लंबे समय तक घूमता रहता है।